अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। छुट्टियाँ आप लोगों की अच्छी गुजर रही होंगी और आप इन छुट्टियों को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। अच्छा मेरा बच्चा, मैं हूँ प्रोफेसर ताहिर, लेक्चरर बायोलॉजी, रीडर कॉलेज मियाँ वाली, आपसे मुखातिब हूँ। टॉपिक हम पढ़ रहे थे मेरा बच्चा चैप्टर 2 में से प्रोटीन। प्रोटीन का हमने इंट्रोडक्शन, इसके जनरल फंक्शंस और इंट्रोडक्शन में ही अमाइनो एसिड पे डिटेल में लिखा गया है। मैंने कहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, वो हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं प्रोटीन्स के अंदर: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन चेन इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्लैट फॉर्म। अच्छा मेरे बच्चे, ये मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बता दूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, हमने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो है ना ऐसे फ्लैट सीधी चेन की तरह मौजूद होती है, और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखते थे कि एक प्रोटीन की चेन में, एक प्रोटीन के एक पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स कितने मौजूद हैं, यानी कि 4 मौजूद हैं, 5 मौजूद हैं, 10 मौजूद हैं, और दूसरा उनका सीक्वेंस क्या है। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर आप कहें कि ए से लेके एच तक अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि ये 8 बनते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 अमाइनो एसिड। तो एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड 8 मौजूद हैं, और वो 8 अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस में मौजूद है, यानी कि पहले ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, डी मौजूद है, या और फिर पहले के बाद दूसरा कौन सा वाला मौजूद है, एच मौजूद है उसके बाद, या ई मौजूद है, या एफ मौजूद है, और फिर तीसरा कौन सा है। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के, वो प्रोटीन चेन बनी हुई कितने अमाइनो एसिड से है। तो ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में बात करते थे। और वो जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स होती हैं, उनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो जो चेन बनाते हैं वो ऐसे सीधी स्ट्रेट चेन बनाते हैं, फ्लैट चेन बनाते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन की जो चेन बनती है मेरा बच्चा, वो फ्लैट फॉर्म में नहीं होती, ऐसे सीधी नहीं होती, बल्कि क्या होता है फिर, इट यूजली coils itself टू फॉर्म हेलिक्स और अदर स्ट्रक्चर्स। बल्कि प्रोटीन की जो पहली पॉलीपेप्टाइड क्या करती है, ये आपस में कॉयल करती है, आपस में ऐसे मुड़ जाती है, जुड़ जाती है, और स्ट्रक्चर बनाती है हेलिक्स की तरह। ये स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। या फिर दूसरे स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे ये आपके पास पड़े, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। बाय फोल्डिंग इटसेल्फ, आपस में फोल्ड करने से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर ऑफ 2 टाइप। 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आपके पास बनते हैं, 2 तरह के, यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये जब आपस में फोल्ड करती है ना, तो 2 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा कौन सा, बीटा प्लेटेड शीट। इसके ऊपर मैंने एस क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरा बच्चा डिफरेंस आ जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, तो इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया। अब अल्फा हेलिक्स क्या है, बीटा प्लेटेड शीट क्या, पहले देख लेते हैं अल्फा हेलिक्स को। इन दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स इटसेल्फ टू फॉर्म अ स्पाइरल शेप लाइक अ हेलिक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है मेरा बच्चा कि अल्फा हेलिक्स में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, अल्फा हेलिक्स, इन दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड फोल्ड इटसेल्फ टू फॉर्म अ स्पाइरल शेप लाइक हेलिक्स। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है ना अल्फा हेलिक्स वाला, इसमें पॉलीपेप्टाइड क्या करती है, ये आपस में ऐसे फोल्ड करती है कि आपके पास एक स्प्रिंग नुमा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके ये आपस में ऐसे टर्न्स लेती है, ऐसे ये मुड़ती है कि ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर, स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हेलिक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ईच स्पायरल टर्न, ये जो हर आपके पास टर्न है, ये मिसाल के तौर पर ये यहाँ से लेके ये एक टर्न हो गया, फिर ये दूसरा टर्न हो गया, ये तीसरा टर्न हो गया। ईच स्पायरल टर्न हैज़ 3.6 अमाइनो एसिड। हर स्पायरल टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड बचे, ये एमसीक्यूज भी मैंने साथ में लिख दिया, एमसीक्यूज लगेगा आपका कि अल्फा हेलिक्स के अंदर हर स्पायरल टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास अल्फा हेलिक्स। अब हम बात कर लेते हैं बीटा प्लेटेड शीट की मेरा बच्चा। इन दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म बैक फोल्डिंग एंड अ जिगजैग स्ट्रक्चर इज फॉर्म। मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है कि बीटा प्लेटेड शीट में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनता है, उसमें प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड है वो बैक फोल्डिंग बनाती है। कैसे भाई बैक फोल्डिंग, ये देखें, प्रोटीन की पेप्टाइड है, ये सारी की सारी पेप्टाइड है, ये फॉरवर्ड गई फिर बैक फोल्ड आ गई, ये फिर फॉरवर्ड गई फिर बैक फोल्ड आ गई, ये फिर फॉरवर्ड गई बैक फोल्ड, फॉरवर्ड बैक फोल्ड, फॉरवर्ड। तो इस तरीके से एक जिग जैग स्ट्रक्चर बनता है, सीधा नहीं, जिग जैग ऐसे। ठीक है, मोड़ों वाला स्ट्रक्चर एक बनता है आपके पास, इसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बीटा प्लेटेड शीट। ये था आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स की।
टर्शरी स्ट्रक्चर, इन टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा मेरा बच्चा, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आपके पास प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड होती है ना, लंबी चेन होती है, वो क्या करती है, ऐसे सीधी जाती है, ऐसे ये सीधी जाके बेंड हो जाती है, फिर बेंड हो जाती है, फिर बेंड हो जाती है, और अपने ऊपर यानी इस तरीके से ये पॉलीपेप्टाइड अपने ऊपर क्या करती जाती है, फोल्ड बनाती जाती है। क्या बनाती जाती है, फोल्ड। यहाँ पे मैंने एक फोल्ड शो किया, ठीक है। तो और इस तरीके से फोल्डिंग से ना एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ग्लोब क्या, वो दुनिया का नक्शा आपने देखा, उसको ग्लोब कहते हैं। दूसरी तरीके से बाल नुमा एक स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है इस फोल्डिंग की वजह से। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन्ड बाय 3 बॉन्ड्स। अच्छा ये जो आपके पास ये ग्लोब नुमा स्ट्रक्चर बनता है ना, बेंडिंग से, फोल्डिंग और बेंडिंग से, ये मेंटेन कैसे रहता है, मतलब कि ये आपस में ये फोल्डिंग कैसे जुड़ी रहती है। तो मेरा बच्चा इसके लिए 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। आयनिक बॉन्ड इस फोल्डिंग को आपस में यानी कि ये जो फोल्ड बनते हैं ना, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं आपस में, जो इस फोल्डिंग को अनफोल्डिंग इसको टूटने नहीं देते, इन दो चेन्स को आपस से टूटने नहीं देते। हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं इन पेप्टाइड्स के दरमियान। ये यहाँ पे डाइसल्फाइड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, जो इन चेन्स को आपस में से जुदा नहीं होने देते। दूसरी चीज़, दिस स्ट्रक्चर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज़ आल्सो स्टेबल इन एक्वस मीडियम्स बिकॉज दिस स्ट्रक्चर्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बच्चे कहता है कि ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, यानी कि ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, ये एक्वस मीडियम यानी कि वाटर के अंदर भी ये स्टेबल रहते हैं। कैसे भाई, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। एक तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, और एक अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स। अब मैंने आपको जब लिपिड्स वाला हमने बात की थी लिपिड्स की, तो मैंने कहा था लिपिड्स के फंक्शन में कि लिपिड्स जो है ना वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और इसी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि वो पानी को पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे भी मैंने हाइड्रोफिलिक की बात की थी। हाइड्रो मीन पानी, फिलिक मीन पसंद करना, लव करना, लाइक करना, अट्रैक्ट करना। हाइड्रो मीन पानी, फोबिक मीन डर, फोबिया से निकला है। तो हाइड्रोफिलिक वो वाले होंगे अमाइनो एसिड जो पानी को पसंद करते होंगे, और आपको पता है ये नेचर है कि हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसके करीब जाते हैं या उसको अट्रैक्ट करते हैं। और हाइड्रोफोबिक, हम जिस चीज़ से हमें डर लगता है हम उसको रिपेल करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो पानी को नापसंद करते हैं, तो ये पानी से दूर भागते हैं, पानी को दफ़ा करते हैं, रिपेल करते हैं। और हाइड्रोफिलिक वाले वो होते हैं जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आपने लिख देना है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। दीज अमाइनो एसिड्स और वाटर रिपेलेंट, जो पानी को दफ़ा करते हैं, दूर भगाते हैं। और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड क्या करते हैं, दीज अमाइनो एसिड अट्रैक्ट द वाटर, ये पानी को पसंद करते हैं, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन टर्शरी स्ट्रक्चर्स, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ हाइड्रोफिलिक की, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन टर्शरी स्ट्रक्चर्स दीज आर प्रेजेंट एट एक्सटीरियर, यानी कि ये जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है ना ग्लोब्यूलर, इसमें बाहर की तरफ आपके पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे जो पानी को अट्रैक्ट करेंगे, और अंदर की तरफ दीज अमाइनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड द टर्शरी स्ट्रक्चर, और अंदर की तरफ, ये मैंने डॉट से बना दी, अंदर की तरफ जो है ना वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स तो होते हैं। इसी वजह से बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होने की वजह से ये जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये पानी के अंदर स्टेबल होता है। कैसे भी स्टेबल होता है कि जब ये पानी के अंदर हम इन टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन को हम डालते हैं तो ये क्या करती हैं बाहर, क्योंकि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना बाहर की तरफ से, ठीक है, ये देखें बाहर की तरफ से, ठीक है। तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती हैं, तो वाटर इनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है ये वाटर के अंदर सॉलेबल हो गई, लेकिन कम्प्लीटली सॉलेबल ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी जो कोर है, इनका जो इंटरनल अंदर वाला हिस्सा है, जो इनकी इनसाइड है, जो कोर है, जो बेस है, वो पानी में हल नहीं हो सकती। क्यों नहीं सकती? क्योंकि भाई उसके पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि वो वाटर रिपेलेंट हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं होती। लेकिन लगता ऐसा है कि ये पानी के अंदर हल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड पे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो अब ये था आपके पास बच्चे टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास आखिरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। बहुत आसान सा है, उसको देख लेते हैं। मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। बच्चे पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि सबसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन का अगर कोई है ना तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। मिसाल दे देते हैं हम हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन का हमने पढ़ा था पहले ही, स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन
जो प्रोटीन है ना उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं। जब मैंने कहा था इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं और हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, और 4 चेन्स में 574 अमीनो एसिड्स होते थे, आपको अगर याद हो पिछला लेक्चर आपने देखा हो तो बच्चे हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन्स होती हैं, और वो चारों चेन्स, हर चेन जो है ना टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है। ये आप एक चेन का टर्शरी स्ट्रक्चर, दूसरे का टर्शरी, तीसरे का टर्शरी, चौथे, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में फिर मिलते हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आई ये नहीं है? दोबारा बता देता हूँ। यानी कि कहने का मकसद ये है कि टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलेंगे और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, मैंने इसी वजह से एग्जांपल दे दी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के पास 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 चेन्स होती हैं ना, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। हर अल्फ़ा चेन एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो 4, और हर बीटा चेन एक टर्शरी, यानी कि 2 बीटा चेन के टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और 2 अल्फ़ा चेन के टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो चारों टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं, आपस में बाइंड करते हैं, और आपके पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरा बच्चा वही बात होगी ना कि जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि जब टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से। अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या चीज़ होती है मेरा बच्चा? मैंने कहा था हाइड्रोफोबिक यानी कि ऐसा बॉन्ड बने जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो, जिसमें वाटर रिलीज हो, तो ऐसे यानी कि 2 चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करें, और उनके इंट्रैक्शन की वजह से वाटर का अगर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उस इंट्रैक्शन को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, डर, खौफ, रिपेलेंट, कि पानी को रिपेलेंट करके, पानी को दफ़ा करके आपस में इंटरेक्ट करना, ऐसी इंट्रैक्शन को हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। और अमीनो एसिड, हमने कहा था कि अमीनो एसिड में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता था या नहीं? बिल्कुल होता था। ठीक है, तो वो एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का H और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, H और OH मिलकर वाटर रिलीज करते थे। तो वो इंट्रैक्शन भी कौन सी है? यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, और आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड मिलते हैं, 3 बॉन्ड्स की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है मेरा बच्चा, जहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये MCQs है आपके पास, ये बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं आज आ गया था एक दफ़ा, ये लगा था MCQs बोर्ड में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स लेक डाइसल्फाइड बॉन्ड। मेरा बच्चा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता मेरा बच्चा, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये मेरा बच्चा था आपके पास स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। फिर मैंने कहा था कि प्रोटीन के आगे 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जहाँ पे ख़त्म, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, तो आपने मेरा बच्चा बात करनी है सिर्फ यहाँ तक, यानी कि कहाँ तक? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक बात करनी है। अब मेरा बच्चा जो हमारे पास टॉपिक है ना वो है इसी प्रोटीन का टॉपिक, लेकिन आगे नया टॉपिक है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी लग जाता है और बाज़ दफ़ा ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन लगता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो मेरा बच्चा, ये टाइप्स बनी कैसे हैं? ये प्रोटीन के फंक्शन को देख के बनी है। किसको देख के बनी है? प्रोटीन के फंक्शन को देख के। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फंक्शन की बुनियाद पर प्रोटीन की 2 टाइप्स हैं। एक है मेरा बच्चा फाइब्रस प्रोटीन होती हैं और एक आपके पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। अब इनको देख लेते हैं। डिफरेंस मैंने बिल्कुल आपकी बुक में ये पैराग्राफ में लिखा है, बड़ा मुश्किल करके लिखा है, मैंने इनको बहुत ही आसान बना दिया। आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर पक्के, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर पक्के। फाइब्रस प्रोटीन क्या होती हैं? इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। मेरा बच्चा, जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ना, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं, वो फिब्रिल्स की फॉर्म में मौजूद है। यानी कि ऐसे लंबे, जैसे ये आपके पास ये ऐसे लंबी स्ट्रेट चेन, ये एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, ऐसे लंबे फाइबर की फॉर्म में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन मल्टीपल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी ना ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में, वो सीधे ऐसे फाइबर की फॉर्म में मौजूद नहीं होंगी, बल्कि वो क्या करेंगी? ऐसे जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, फिर बेंड हो जाएंगी, फिर बेंड हो जाएंगी, ओके, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगी। ठीक है, क्या बनाएंगी? ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो मेरा बच्चा, इसी वजह से इसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है, इसको फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। फाइब्रस क्यों कहा जाता है? कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फाइबर्स धागे नुमा ऐसे लंबे साख्ते बनाती हैं और इसमें ग्लोब बनाती हैं। आगे दूसरा पॉइंट फाइब्रस प्रोटीन में, फाइब्रस प्रोटीन्स फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मेरा बच्चा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जितने भी बनते हैं ना, जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन
के होते हैं, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, टर्शरी। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं मेरा बच्चा, टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर नॉट सॉलेबल इन वाटर, जो फाइब्रस प्रोटीन है पानी के अंदर हल नहीं होती मेरा बच्चा, नहीं होती हल, लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होती हैं, सॉलेबल होती हैं वाटर के अंदर। क्यों भाई, मैंने अभी बताया पीछे टर्शरी स्ट्रक्चर में कि उनके बाहर की साइड पे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वजह से ये सॉलेबल हैं, लेकिन कंप्लीट सॉलेबल नहीं है, पार्शली सॉलेबल हैं। यहाँ पे बुक में उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे डिटेल में तो ये पार्शली सॉलेबल है, ठीक है। आपकी बुक में उन्होंने बता दिया कि सॉलेबल इन वाटर है, लेकिन कंप्लीट सॉलेबल नहीं है भाई, मैं फिर भी बता दूं पार्शली सॉलेबल है, लेकिन यानी कि इनका कुछ हिस्सा सॉलेबल पानी के अंदर हल होता है और कोर इनकी पानी के अंदर हल नहीं होती। फाइब्रस प्रोटीन्स कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इनके क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते, क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं मेरा बच्चा, बनाए जा सकते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं, मेरे पास लचक होती है, उनमें लचकदार होते हैं, क्योंकि लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स जो है ना ऐसे लंबे, तो ये लंबे होते हैं धागेनुमा, तो इनके अंदर लचक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और क्योंकि ये 1 या 2 या 3 या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होते हैं। लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है ना, ये इलास्टिक नहीं होते, ये लचकदार नहीं होते, वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर, क्योंकि 3 तरह के मैंने कहा था, आयनिक बॉन्ड, और कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्ड था मेरे ख्याल में, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये 3 तरह के बॉन्ड आपस में इन जो मल्टीपल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स हैं ना, इनको जकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनमें लचक की गुंजाइश नहीं होती मेरा बच्चा। जो फाइब्रस प्रोटीन है इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, फाइब्रस प्रोटीन है स्ट्रक्चरल रोल इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इंसानों के अंदर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ मेरा बच्चा, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें जानवर भी, इंसेक्ट्स भी, हम ह्यूमंस भी, सारे कुछ आ जाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर सिल्क फाइबर ये बनता है फाइब्रस प्रोटीन में। अब ये सिल्क फाइबर क्या, स्पाइडर के अंदर ये सिल्क फाइबर, स्पाइडर का वो जो जाला बनाती है, मकड़ी अपना जाला बनाती है, तो वो सिल्क फाइबर से बनाती है, और वो स्पाइडर अपना सिल्क फाइबर कहाँ से लेती है, फाइब्रस प्रोटीन उसकी बॉडी में मौजूद होती है, उस फाइब्रस प्रोटीन से स्केल फाइबर बनाती है, और उस स्केल फाइबर से ये जो मकड़ी है ना, ये स्पाइडर है, ये अपना वो बनाती है जाला। इसी तरीके से सिल्क वॉर्म, ठीक है, ये हमें वो सिल्क का कपड़ा हम लेते हैं, सूती धागा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो सिल्क वॉर्म हमें धागा वो किधर से देते हैं मेरा बच्चा, वो अपनी इन वॉर्म्स के अंदर फाइब्रस प्रोटीन होती है, इस फाइब्रस प्रोटीन से वो हमें सिल्क फाइबर देते हैं मेरा बच्चा। फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हमारे अंदर भी मौजूद है भाई, मैंने उस दिन भी पढ़ाया आपको, ठीक है। फिब्रिन, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फिब्रिन प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, जिसको कौन बनाता है, फाइब्रस प्रोटीन बनाती है। हमारी बॉडी में फाइब्रस प्रोटीन है, उन फाइब्रस प्रोटीन से हम फिब्रिन बनाते हैं, और वो फिब्रिन हमें ब्लड क्लॉटिंग का काम देती है मेरा बच्चा। कैरेटिन, जी ये मेरा नाखन ये बड़ा वाला मैंने रखा हुआ है। अच्छा, कैरेटिन ये कैसे बनता है भाई, ये फाइब्रस प्रोटीन से बनता है, फाइब्रस प्रोटीन से कैरेटिन बनती है। ये यानी कि ये जो कैरेटिन है आपके पास, ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है, और फाइब्रस प्रोटीन ये कैरेटिन किस काम आती है, आपके बाल बनाती है, आपके नेल बनाती है। मायोसिन प्रोटीन मेरा बच्चा, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है, आपके मसल्स में मौजूद है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसका बड़ा रोल है। सेकेंड ईयर में 16वां चैप्टर स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल चैप्टर है, और उसमें ये रोल पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, तो इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है मेरा बच्चा। फिजियोलॉजिकल मतलब ये बॉडी के काम करती है, बॉडी के अंदर ये तो स्ट्रक्चर बनाती है ना, ये स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये है क्या कहते हैं वो, ये मजदूर है, ये हमारी बॉडी के अंदर मजदूर है, ये काम करती है, हैज़ फिजियोलॉजिकल रोल इन आवर बॉडी, ठीक है। ये यानी कि ये मिस्त्री है, ये बनाता है और ये बनाने में मदद देता है, ये चीज़ें उठा के देता है, ठीक है। ये मजदूर है हमारी बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पर हार्मोन्स हो गए, जितने भी हम हार्मोन्स हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है मेरा बच्चा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी इंसुलिन और ग्लूकागॉन की, दी थी जो नहीं पिछले उसमें टॉपिक में, तो हार्मोन्स इंसुलिन और आपके पास ग्लूकागॉन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ मैंने कहा था, कुछ प्रोटीन पिछले टॉपिक में ही कहा था, कुछ प्रोटीन अम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं, और उन प्रोटीन से एंटीबॉडीज़ बनती है, और वो एंटीबॉडीज़ हम पैथोजेंस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं बॉडी को डिफेंड करने के लिए। बल्कि कुछ नहीं, सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स होती हैं। हमने एंजाइम वाला तीसरे चैप्टर में आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में एक लाइन पढ़ी थी कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, याद आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी एंजाइम होते हैं ना, सब का स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होता है मेरा बच्चा। हीमोग्लोबिन कॉमन है हमारे ब्लड के अंदर, ये पाई जाती है हीमोग्लोबिन, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और इसका काम क्या होता है मेरा बच्चा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो ये मेरा बच्चा आपके पास टॉपिक था।
जिसका नाम था प्रोटीन। प्रोटीन जहाँ पे ख़त्म हुआ, प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा मेरा बच्चा? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, जनरल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, उसके अलावा अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अमाइनो एसिड के ऊपर डिटेल लिखी पड़ी, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, कोई दो स्ट्रक्चर भी दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि सेकेंडरी और टर्शरी को एक्सप्लेन करो, या प्राइमरी और क्वाटरनरी को, कोई दो भी से दे सकता है, सारे भी दे सकता है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन पे आपने नोट लिखना होगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को मसला हो, और मेरे बच्चे एक चीज़ और कंप्लेन आ रही है कि विजिबल नहीं होता, ये मतलब कि जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ये विजिबल। तो मेरे बच्चा, आप नए नए अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर ऐसे हाथ लगाएं, क्लिक करें, तो उसके ऊपर एक ऊपर कॉर्नर में एक गरारी सी नज़र आएगी पहिए की तरह से, उसके ऊपर आप टिक करेंगे तो वहाँ पे ना आपके पास क्या कहते हैं ऑप्शन आ जाता है वीडियो क्वालिटी का। उसके ऊपर टिक करेंगे तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, और नीचे नीचे एडवांस्ड कट ऑप्शन पड़ा होगा, उस एडवांस वाले ऑप्शन पे आपने टिक करना है। तो सबसे ऊपर जो 1080 पी लिखा होगा, 1080 पिक्सल, आपने उसके ऊपर टिक कर देना है, तो फिर आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी। फिर आपको नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।